वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बेटे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली है क्या? द सेल्स इंटरनल नेटवर्क, यानी ये पूरे सेल के अंदर जो है वो एक नेटवर्क होता है जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है विद इन साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विच इज़ एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी ये एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो प्लाज्म मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप, वहाँ तक ये फैला हुआ होता है। अब बेटे, हम एक सेल को देखते हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, और जो हम आने वाले जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में एक दफ़ा देख लेते हैं। अब ये बेटे आपके पास एक सेल आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा आपके पास एक सेल है, और इस सेल के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स की सारी इसकी ऑर्गेनेलीज़ आपको नज़र आ रही हैं। अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी है? हमने बात की है न्यूक्लियस की, ठीक हो गया, न्यूक्लियोलस की, और उसके बाद हमने बात की है न्यूक्लियर इन्वेलप की। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब यहाँ पर जितना भी आपको ये नज़र आ रहा है ना बेटा, ये वाला, ये ट्यूब्यूल्स की तरह की जो आपको शेप नज़र आ रही है, अब ये तो आपका है न्यूक्लियस, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। आज बेसिकली जो हमने पढ़ना है वो हमारा है ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच है। अब ये किस तरह से अटैच है ज़रा देखें। यहाँ पे देखें, हमने बेटे न्यूक्लियर इन्वेलप को पढ़ा हुआ है कि ये डबल मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखें, जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन, तो बेटे आउटर मेम्ब्रेन इसकी कॉन्टीन्यूस है। अब ये देखिए ज़रा, जो इनर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, इनर मेम्ब्रेन तो ये देखें ये अंदर से क्लोज्ड है, लेकिन जो बाहर की आउटर इसकी मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियर इन्वेलप की, ये बाहर की तरफ कंटिन्यूस है, और ये कंटिन्यूस होकर के बाहर की तरफ ये ट्यूब्यूल्स बना रही है डिफरेंट टाइप्स की। अब इन ट्यूब्यूल्स को, इन वेजिकल्स को हम बोलते हैं सिस्टर्नी, जो नेक्स्ट हम बेटा इसको पढ़ते हैं। अब ये देखें, जो हमारा बेसिकली आज का टारगेट है, ये आपके पास एक सेल है, ये सारे का सारा, और इस सेल के अंदर ये जितना भी नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, ये जितना भी नेटवर्क बेटे आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इनके अंदर क्या फ़र्क होता है हम लेटर देखेंगे। अब आप देखें बेटा, यहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली ये ब्लैक स्पॉट्स नहीं है, दीज आर द राइबोसोम्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का वो वाला पार्ट जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स मौजूद हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं बेटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जहाँ पर अब ये देखें, जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये एक नेटवर्क, आपने इस चीज़ को इमेजिन करना है। आप पूरे सेल के अंदर एक जाल सा ट्यूब्यूल्स का बिछा हुआ होता है, बिल्कुल एक जाल सा बिछा हुआ होता है, इसको सारे को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली है क्या बेटा? एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी इलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स। अब सिस्टर्नी क्या चीज़ है? ये इलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स हैं, यानी इस तरह की ये सैक्स हैं, ठीक है। इस तरह की सैक्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं, जो काफ़ी सारी आपस में इंटरकनेक्ट होकर के सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क बना देती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंगल, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्नी। तो ये इस तरह का एक क्लोज्ड सैक्स हैं, एक नेटवर्क है, extended from nuclear membrane to the cell membrane throughout the cytoplasm.
इन यूकैरियोट्स। अब बेटे ये एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, आपको पता है जितनी भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। अब देखिए बेटा कुछ पॉइंट्स हैं। ओनली इन यूकैरियोट्स, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। कंटिन्यूस नेटवर्क है कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अप टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी एक साइड से, जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि एक साइड से बेटा ये बाहर जो आपके पास ये नज़र आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और अंदर वाली साइड पे बेटे ये न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कनेक्टेड है। मेड ऑफ सिस्टर्नी, ये बना किस चीज़ का होता है? सिस्टर्नी का बना होता है। सिस्टर्नी बेसिकली क्या है? ट्यूब्स एंड चैनल्स हैं थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। अब बेटे इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑक्यूपाइज मोर देन 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सेल, यानी एक सेल के अंदर ये जो इसका पूरा वॉल्यूम है इसका 10% जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑक्यूपाई करता है। अब बेटे इसकी ये डायग्राम आप देख लें, यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये अंदर की तरफ, ये सारे का सारा क्या है बेटा? ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपको उसका न्यूक्लियर इन्वेलप, और उसके अंदर आपको ये न्यूक्लियर पोर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये न्यूक्लियर पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे फोकस करें, न्यूक्लियर इन्वेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे देखें एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है आपको ये सारे का सारा ये बेटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये हिस्सा इसका, यहाँ पे आप देखें तो आपको कोई इसका राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये इसकी एक मेरा डायग्राम है। और ये आप देखें सिस्टर्नी, तो सिस्टर्नी किसको बोलते हैं? ये जो आपको देखें ये एक वेजिकल आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली वेजिकल, तो इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और इस तरह की आपको बहुत सारी वेजिकल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ लिया जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ मेड अप बाय, तो बेटे आंसर क्या होगा उसका? सिस्टर्नी। उसके बाद बेटे देखें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो वही बात आगे पहली, ये सिस्टर्नी से बना होता है। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टम ऑफ ट्यूब्स या चैनल्स या सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स थ्रू आउट साइटोप्लाज्म इन ऑल यूकैरियोट्स स्पेशली प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे, जैसे अभी पीछे हमने पिक्चर के अंदर देखा कि ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये नेटवर्क फैला हुआ होता है। अब ये नेटवर्क क्यों फैला हुआ होता है, ये हम इसके जब फंक्शन की बात करेंगे फिर हमें समझ आएगा कि इसका क्या मकसद है, इसमें क्या हिकमत है कि ये पूरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है। अब बेटा इसमें सिस्टर्नल स्पेस क्या है? अब आप देखें जो हमने अभी पढ़ा है ना कि ये इस तरह से एक सिस्टर्नी है, तो इसके अंदर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ना, ये वाली स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस। ठीक हो गया। ऑल सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग वन लार्ज हाईली कॉन्वोल्यूटेड ल्यूमिन कॉल्ड सिस्टर्नल स्पेस। इसको बेटा इसका दूसरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ल्यूमिन, यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ल्यूमिन। ठीक हो गया। आगे हम इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब क्या है कि देखें जैसे हमने पढ़ा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जिसमें जहाँ जहाँ पे विच इज़ एम्बेडेड बाय प्रोटीन्स, यानी जिसमें जहाँ जगह जगह पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो बिल्कुल जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था ना वैसा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर भी होता है। तो देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यानी ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अ डबल लेयर ऑफ लिपिड्स विद वेरियस एंजाइम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था। अब देखिए बेटा जो अभी पीछे हम बात करते सिस्टर्नल स्पेस की, तो ये आपको सिस्टर्नल स्पेस नज़र आ रही है, यानी ये वाली वो स्पेस जो इन वेजिकल्स के अंदर आपको प्रेजेंट है। अच्छा, ये उसने एक बात की थी कि तमाम वेजिकल्स की एक
कॉमन स्पेस होती है। अच्छा, आप यहाँ पे बेटा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ना, ये सेंटर में जो ऑरेंज कलर की स्पेस नज़र आ रही है, इस सारे के अंदर अगर आप इस स्पेस को देखें तो ये कंटिन्यूस है, कहीं पे भी इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, ये बिल्कुल एक कंटिन्यूस स्पेस है। इसी वजह से ये जो पीछे उसने बोला था ना कि सिस्टर्नल स्पेस के ऑल सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग वन लार्ज, तो ये देखें ज़रा आगे, तमाम के तमाम जो सिस्टर्निंग है बेटा वो क्या हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये एक बड़ी सारी स्पेस बना रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये स्पेस यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, ये बिल्कुल एक कंटिन्यूस स्पेस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके अंदर क्या फ़र्क होता है, ये दो टाइप्स हैं बेटा आपके पास, कौन कौन से हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कभी हमने बात की कि हैज़ राइबोसोम्स ऑन सरफेस रफ बम्पी अपीयरेंस, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इस वजह से इसकी अपीयरेंस जो होती है वो रफ होती है। आल्सो कॉल्ड ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोर एक्सटेंसिव इन मोस्ट सेल्स, यानी कुछ सेल्स के अंदर ये ज़्यादा होता है। कौन से सेल्स के अंदर, स्पेशली अबंडेंट इन सेल्स दैट प्रोड्यूस सिक्रेटरी प्रोटीन्स, यानी क्योंकि इनके ऊपर बेटा एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी राइबोसोम्स होंगे ना, ये पहले भी हमने बात की है कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, तो जहाँ पर भी राइबोसोम्स होंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो ये उन सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा जिन सेल्स ने प्रोटीन्स बनानी होती हैं। ठीक है, दूसरा बेटे हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो राइबोसोम्स, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं करेगा, इसके कोई अपने और फंक्शन होंगे जो कि हम पढ़ते हैं। स्मूथ अपीयरेंस, इसलिए इसकी अपीयरेंस भी स्मूथ होगी। आल्सो कॉल्ड ए ग्रेन्युलर, उसको ग्रेन्युलर बोला था बेटा और इसको ए ग्रेन्युलर। लेस एक्सटेंसिव देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मोस्ट सेल्स, अब ये कम प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की निस्बत अक्सर सेल्स के अंदर, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर ये ज़्यादा होता है। मोर एक्सटेंसिव इन सेल्स डूइंग लिपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जैसा कि लीवर, ब्रेन और मसल्स के सेल्स, यानी इन सेल्स के अंदर हमारे लीवर के सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की, कैसे करता है अभी हम पढ़ते हैं। उसके अलावा ब्रेन सेल्स में और मसल सेल्स में, यानी इन सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद बेटा हम फंक्शंस की बात करते हैं ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही बात मैंने आपको पहले बताई कि जहाँ पर भी बेटे राइबोसोम्स होंगे उसका काम होगा प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो बेटे राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस सिंथेसाइज प्रोटीन, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है, प्रोटीन है। और दूसरे नंबर पे बेटा ये क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ शुगर इनटू द प्रोटीन, यानी शुगर को ऐड करता है प्रोटीन के अंदर। तो ये ज़रा देखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एड्स शुगर्स टू प्रोटीन फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे बेटा इसका क्या फंक्शन है, प्रोटीन फोल्डिंग। अच्छा, प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा प्रोटीन बन तो जाती है लेकिन वो फंक्शनल कब होती है, जब वो एक स्पेसिफिक शेप इख्तियार कर लेती है। बेटा डिफरेंट शेप्स होती हैं प्रोटीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, और क्वाटरनरी, ये 4 डिफरेंट शेप्स होती हैं प्रोटीन की। जब तक वो अपनी असल शेप में नहीं आ जाती उस वक्त तक वो फंक्शनल नहीं होती। तो प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि बेटा जब प्रोटीन फोल्ड होकर के 3D स्ट्रक्चर बना लेती है ना, ठीक है, उस वक्त वो फंक्शनल होती है। सो इसका मतलब ये होता है कि शेप ऑफ द प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोटीन, कि किसी भी प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक शेप होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो फंक्शनल नहीं हो सकती। तो देखें बेटा, प्रोटीन्स आर फोल्डेड एंड गिवन फाइनल 3D स्ट्रक्चर इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन। ठीक हो गया, ये दूसरा नाम है सिस्टर्नल स्पेस का। उसके बाद है बेटा ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब वो देखें जो मैंने आपको पहले बात की थी कि
हमारे पास जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये पूरे सेल के अंदर इसका नेटवर्क फैला हुआ होता है। पीछे हम डायग्राम भी देखा था। तो ये नेटवर्क जो फैला होता है ना, इसका एक मकसद ये भी होता है कि मटेरियल को एक जगह से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, इसको एक जगह से सेल की किसी दूसरी जगह पर इसको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये नेटवर्क जो फैला हुआ होता है, इसके और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन एक इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है फ्रॉम वन स्पेस टू द अदर स्पेस विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर भी और सेल से बाहर भी। कोई प्रोटीन बनाई और उसने सेल के अंदर यूज़ होना है, किस जगह पे होना है वहाँ पे उसको पहुँचाना, और उसके बाद उसने सेल से बाहर निकलना है तो उसको सेल से बाहर भी निकालना, यानी ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। तो बेटा क्या किया इसने, प्रोसेस्ड प्रोटीन्स पैक्ड इनटू वेसिकल्स सेंट टू गोल्जी ऑपरेटस और सेल डेस्टिनेशन। अब हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स के अंदर आएगा कि गोल्जी ऑपरेटस क्या है। तो बेटा जब कोई भी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेता है ना, उसके बाद ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी ऑपरेटस की तरफ। गोल्जी ऑपरेटस उसको फिर स्टैंप लगाता है आगे जाकर उसने कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है, और उसको उसकी सेल की डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। उसके बाद वही बात बेटा लिखी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन्स बनाएगा वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी, या लाइजोम को भी हम लेटर डिस्कस करेंगे, या सिक्रीटरी वेजिकल यानी कि एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल के बाहर उसको भेज देगा। उसके बाद बेटा ये एक डायग्राम है, आप देख लें कि ये आपके पास सारे का सारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी ये बना रहे हैं बेटा, वो एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स बडिंग ऑफ, यहाँ से वो बन के निकल रही है और यहाँ से वो कहाँ पे आ रही है बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको फाइनल स्ट्रक्चर देगा। और ये देखें आपके सामने, ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और यहाँ से फिर इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा इसके। देखें जी कौन कौन से हैं। पहला लिपिड प्रोडक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट्स, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स यूज्ड इन मेम्ब्रेन एंड हार्मोन्स। ठीक है, ये सारा लिपिड बनाएगा। और लिपिड नेक्स्ट क्या बनाएंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्मोन्स बनाएंगे, और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होते हैं उनका हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद बेटा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट इन लीवर सेल्स फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन। यानी आपको पता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसको इंसुलिन चेंज कर देता है आगे ग्लाइकोजन के अंदर, और उसको लीवर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फिर जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो फिर उस ग्लाइकोजन को एक और हार्मोन ग्लूकागोन, जो कि पैंक्रियाज के अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं, वापस उसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है, जिसको हमारी बॉडी यूज कर लेती है। डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का बेटा मतलब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई ड्रग्स, पॉइजन्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स स्पेशली एक्टिव इन लीवर सेल्स। ये बात याद रखिएगा, हमारा लीवर जो होता है बेटा, ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम आयंस एंड regulates calcium metabolism involved in many cellular signaling processes। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, जैसे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं। जो कैल्शियम होते हैं ये बेटा मसल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये यहाँ पे हमारे मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन्स को स्टोर करता है। जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो फिर वहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। अब बेटा ये देखें क्या क्या चीज़ें ये सक्रीट करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे के सारे लिपिड्स हैं। फैटी एसिड्स क्या करते हैं, नेक्स्ट इनको एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेटा क्या आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी रेगुलेट करता है। फिर ये बाइल एसिड जो कि लीवर से सक्रीट होता है, ये उसके अंदर भी मौजूद होता है, जो कि आगे फूड के अंदर जो डाइजेशन होती है, एमल्सिफिकेशन होती है फैट्स की, ये उसके अंदर हेल्प करता है। और उसके बाद बेटा इसको यूज़ कर लेता है सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। अब बेटा हाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
प्रोसेसेस प्रोटीन्स यानी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करता है। तो बेटे होता क्या है, ये हम जब ये बेसिकली एक अलहदा से टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, यहाँ पे थोड़ा सा उसको उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ हम इसको राइबोसोम जब पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये बेटा आपके पास राइबोसोम्स हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनाते हैं बेटा, आपको पता है हर एक चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, आपके न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वहाँ से कॉपी होकर के मैसेंजर आरएनए आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होकर के राइबोसोम जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए को पढ़ते हैं, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने के लिए, और वो उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को जोड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। अब डिफरेंट इसके अंदर बेटा स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मेम्ब्रेन सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन। Polypeptide chain enter endoplasmic reticulum lumen and is folded into 3D shapes। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। फिर स्टेप 3 क्या है, शुगर चेन्स आर एडिड, शुगर ऐड कर दी जाती है प्रोटीन में, प्रोटीन बिकम्स ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप ये जानते हैं, तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। स्टेप 4 में क्या है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन इज पैकेज्ड इनटू द ट्रांसपोर्ट वेसिकल दैट बर्ड्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हम पीछे बेटा पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटा क्विक समरी हमारे पास है, क्या क्या आज हमने पढ़ा है। देखें, व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके स्ट्रक्चर की हमने बात की है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा है। उसके बाद बेटा हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को पढ़ा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को पढ़ा है। अब इसमें बेटा जो हमने चीज़ पढ़ी है ये उसका मैंने पिक्चर ऐड कर दी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।